नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर बहुत लंबे समय से भारत विरोधी हरकतें हो रही हैं। देश में अपने ही यानी बांग्लादेश के ही निवासी हिंदुओं को भारत को सबक सिखाने के लिए मारा जा रहा है। टारगेटेड किलिंग अल्पसंख्यकों की जा रही है। और लगातार इसकी जो हरकतें हैं वो भारत के विरोध में, क्योंकि भारत के बिल्कुल आगोश में सिमट कर बैठा हुआ यह व्यक्ति सोचता है कि मैं भारत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता हूं, इसलिए इन महाराज के नेतृत्व में ये विदेशों से, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के संपर्क में जाकर भारत के विरोध में तमाम प्रकार की हरकतें करते हुए देखे गए। इन सब का इंतजार किया जा रहा था कि कैसे भारत इसको कोर में जाकर मारेगा। कोर में जाकर मारने का आज खबर बाहर निकल के आ रहा है। आज जो आपने सुर्खी सुनी कि बांग्लादेश में फैक्ट्रियां बंद, लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पर, यह कहानी असल में एक प्रॉपर तरीके से लिखी गई पटकथा से निकली है। और वो कहानी है भारत के द्वारा बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को टारगेट करने की, जिसके चलते बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल्स का कहना है कि हमारे हालात खराब हैं, कृपया करके या तो भारत से इंपोर्ट रोको या दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाओ। ये कहानी क्या है टेक्सटाइल और अपैरेल की, वो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखते हुए कि भारत ने एक तीर से दो निशाने लगाने में जो हाल ही में यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील साइन की, उस ट्रेड डील ने बांग्लादेश को बिना कुछ किए लगभग समाप्ति की तरफ पहुंचाने का काम कर दिया है। बांग्लादेश के साथ कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश का 80% व्यापार, एक्सपोर्ट 80% सीधा एक डील से चैलेंज कर दिया। भारत ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सोर्स है, दैट इज अपैरेल सेक्टर, कपड़ा सेक्टर, उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। क्या है यह कहानी, आइए इसको डिटेल में बताते हैं। कैसे इस डील ने बांग्लादेश के हालात खराब किए, इसको समझते हैं। लेकिन सुर्खी की महत्वपूर्ण लाइन सुन लीजिए। सुर्खी यह है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया है कि भारत से आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को खत्म करवा दीजिए, अदरवाइज 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। भारत से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ये क्या कहानी है? हड़ताल पर चले जाएंगे, ये क्या कहानी है? और बांग्लादेश के कॉमर्स मंत्रालय ने रेवेन्यू बोर्ड को इंपोर्टेड यार्न को ड्यूटी फ्री सुविधा खत्म करने की सिफारिश की है। इसके चलते पता चल रहा है, क्योंकि भारत का जो सस्ता जो धागा इनके यहां गया है, वो 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्टॉक इनके पास बिना बिके रह रहा है। और बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनका कहना है कि हमें यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आयातित माल सस्ता है। 50 से अधिक ऐसी आयात मतलब कपड़ा मिल हैं जिनमें हजारों श्रमिक बेरोजगारी की कगार पर हैं, नौकरियां जाने की स्थिति है। लगभग 10 लाख नौकरियों पर संकट आ रखा है। इस पूरी विषय वस्तु को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी साझा कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कपड़ा बनते समय जिस कपड़े को आप और हम पहनते हैं, इसको पहले धागे से बनाया जाता है। मतलब इसका जो बेसिक कंपोनेंट लगा है, इंग्रेडिएंट है, वो धागा है। और धागा बनाना भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। धागा कॉटन का हो सकता है, पॉलिएस्टर का हो सकता है, कोई भी पॉलीमर यूज किया जा सकता है जो कि कॉटन नहीं है। सिल्क यूज हो सकता है। इन तमाम चीजों को यूज करने में, इन धागों को बनाने में एक अलग उद्योग काम करता है। इसीलिए धागा उद्योग और कपड़ा उद्योग दो अलग अलग उद्योग हैं। जब आप टेक्सटाइल वर्ड यूज करते हैं, तो वो अनस्टिच्ड कपड़े के लिए कहा जाता है। और जब आप अपैरेल वर्ड यूज करते हैं, तो वो सिले हुए कपड़े के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि दोनों टेक्सटाइल और अपैरेल दोनों ही आम बोलचाल में कपड़े ही कहलाते हैं। जैसे टेलर के पास जब आप कपड़े सिलाने जाते हैं, तो कपड़े सिलवाने जाते हैं, तो भी वो अनस्टिच्ड कपड़ा है। और जब आप रेडीमेड कपड़े खरीद कर लाते हैं, तो भी शब्द कपड़े ही यूज करते हैं कि हम कपड़े लेकर आए हैं। एक तरफ अनस्टिच्ड कपड़ा है और एक तरफ बना हुआ कपड़ा है, मतलब रेडीमेड है। हम लोग भारतीय हिंदी शब्द के चलते कंफ्यूज होते हैं। वास्तविकता में ये दोनों बिल्कुल अलग बाजार हैं, एक टेक्सटाइल मार्केट और एक अपैरेल मार्केट। टेक्सटाइल में अनस्टिच्ड कपड़ा बनाया जाता है। भारत अनस्टिच्ड कपड़े का एक्सपोर्टर है, मतलब धागे का, कपड़े का एक्सपोर्टर है बांग्लादेश को। और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन एक्सपोर्ट करता है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस करती हैं, धागे प्रोड्यूस करती हैं, यार्न प्रोड्यूस करती हैं और उन्हें वो वर्ल्ड में बेचती हैं। दुनिया में भारत चौथे नंबर पर आता है
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर। लेकिन जहां बात हो अपैरेल बनाने की, यानी कि उस धागे से कपड़ा बनाने की, या उस कपड़े से एक प्रॉपर ड्रेस बनाकर रेडीमेड आरजीएम गारमेंट जिसे कहते हैं, रेडीमेड गारमेंट बनाने की, आरएमजी बनाने की, उसमें बांग्लादेश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश आफ्टर चाइना सेकंड लार्जेस्ट अपरेल एक्सपोर्टर है। यानी कि ये उस कपड़े से जो अनस्टिच्ड है उसको सिल के बेचने में नंबर 2 पर आता है। और इसको ऐसे समझिए कि कच्चा माल से पका माल बनाने के जैसा है। भारत और बांग्लादेश में लंबे समय से, क्योंकि भारत बांग्लादेश को पाल पोसकर बड़ा बड़ा करता आया है, हम चाहते तो हम भी अपैरल सेक्टर को अपने यहां डेवलप करते, लेकिन भारत ने हमेशा टेक्सटाइल पर ध्यान दिया। बांग्लादेश डेवलप होता चला गया, उसने दुनिया भर से ट्रेड डील्स करके अपने यहां पर अपने कपड़ों को बेचने के लिए सुविधाएं मांगी, और कपड़ा वहां पर भारत से भी जो गया उसे भी बिल्कुल ड्यूटी फ्री रखा, ताकि भारतीय कपड़ा वहां पर बहुत सस्ते में उन उद्योग धंधों को मिले जो उसे सिलकर आगे बेचना चाहते हैं। मतलब भारतीय धागा बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को भारतीय कीमतों पर ही मिलता है, फिर उसे सिलकर के वो आगे बेच देते हैं। लेकिन हां, इसके लिए इन्होंने कुछ स्टॉक्स बनाए होते हैं। जैसे भारत के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस पर टैक्स में राहत दी जाती है, सस्ती दरों पर बिजली दी जाती है, और आपके उस माल को केवल एक्सपोर्ट करना होता है तो टैक्स भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप देश में ही बेचते हैं तो टैक्स लगता है। ऐसे ही बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और जो अपैरल इंडस्ट्री है उसको यह सुविधा दी हुई है कि वो भारतीय धागे से अगर कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट करेगी तो देश में कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इसीलिए वहां पर भर भर करके भारतीय टेक्सटाइल को परचेज करके रखा जाता है, और उसे इस तरह की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सिले हुए कपड़ों में बदला जाता है। यही कारण है कि बांग्लादेश दुनिया में कपड़े का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनकर बैठा हुआ है। ग्लोबल कपड़ा एक्सपोर्ट में इसकी परसेंटेज 10% है। यह दुनिया के टॉप 10 टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के आंकड़े हैं। चाइना नंबर 1, बांग्लादेश नंबर 2 पर खड़ा हुआ है। वहीं पर अपैरल सेक्टर में भी बांग्लादेश नंबर 2 पर खड़ा हुआ है। दोनों ही जगह टेक्सटाइल और अपैरल में बांग्लादेश नंबर 2 पर है। चूंकि भारतीय कपड़े की या भारतीय टेक्सटाइल की डिमांड यूरोप में बहुत होती है, तो भारतीय अनस्टिच्ड कपड़ा वाया बांग्लादेश यूरोप में पहुंचता रहा है। आज जब मैं आपको खबर बोल रहा हूं कि भारत ने ईयू के साथ ट्रेड डील की है, तो भारत को अब 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर अपना कपड़ा यूरोपियन यूनियन में, जो कि लगभग $250 बिलियन का बाजार है, उसमें सीधा बेचने का मौका मिलेगा। और जब हम यहां से सीधा वहां बेच पाएंगे, तो अब आप सोचकर देखिए कि हम इनका सीधा ये वाला बाजार निगल जाएंगे। भारत एक्सपोर्ट में अब बांग्लादेश को अपने ऊपर नहीं देखेगा। आने वाले 2030 तक भारत की पोजीशन यहां पर होगी, और फिर चाइना से हमारा कंपटीशन होगा, क्योंकि हमने जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की है उसमें हम इसी वाले इंपोर्ट ड्यूटी को यूरोपियन यूनियन से हटवाने में कामयाब हो गए हैं। बांग्लादेश जिस काम को पहले से करके रखा था, अब सवाल बनता है कि बांग्लादेश यूरोपियन यूनियन को कितना माल बेच लेता है, जिससे कि सवाल को किया जा रहा है। तो देखिए, बांग्लादेश का कुल एक्सपोर्ट अराउंड $55 बिलियन के आसपास है। उसमें से 40 बिलियन, अब ध्यान से सुनिएगा, कुल एक्सपोर्ट $55 बिलियन का मतलब है बांग्लादेश की कुल जीडीपी में से केवल कपड़ा नहीं, सब मिला करके, सब में ये जूट भी बेचते होंगे, कुछ चावल भी बेचते होंगे, कुछ फल फूल भी बेचते होंगे, सब मिला करके 55 बिलियन के आसपास ये एक्सपोर्ट करते हैं, $55 बिलियन का। उसमें से लगभग $38.5 बिलियन ये केवल कपड़ा बेचते हैं। इसका मतलब 80 से 85% जो हिस्सा है इनके एक्सपोर्ट का, वो कपड़े पर केंद्रित है। और जब ये कपड़ा बेचते हैं, वो कपड़ा ये मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। $38 बिलियन में से $19.37 बिलियन का यूरोपियन यूनियन को 2024 में एक्सपोर्ट है। इस यूरोपियन यूनियन में इनकी ड्यूटी फ्री एंट्री थी, क्योंकि ट्रेड डील कर रखी थी। भारत को अब मिल रही है, यानी भारत सीधा सीधा इस बाजार को कॉम्पीट करेगा। अब तक क्या होता था, इस अपैरल इंडस्ट्री के लिए हम टेक्सटाइल भेजते थे बांग्लादेश, बांग्लादेश अपैरल में बदलकर उसे वहां बेच देता था। धंधा बांग्लादेश बनाता था भारत से व्यापार का और वहां पर व्यापार का। ठीक है, भारत इसी कारण से, अगर आप बिल उठाकर देखेंगे भारत बांग्लादेश के, तो भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है और पैसे कमाता है।
बांग्लादेश भारत से व्यापार करके ट्रेड डेफिसिट में रहता है। आप पूछेंगे क्या उसके पास टेक्सटाइल के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अपैरेल के मामले में, अपैरेल और टेक्सटाइल के मामले में। चाइना बांग्लादेश को भी बेच सकता है और बेचता भी है, लेकिन वर्ल्ड में कॉटन की जो डिमांड है वो भारतीय कॉटन की डिमांड है। आपको शायद याद हो कि जब यूरोपियंस भारत आए थे तब भी वो भारतीय सूती कपड़े को पहनकर गौरवान्वित महसूस करते थे। कहते थे कि यूरोप में यूरोपियंस जब इंडिया पर राज करने आए थे, उपनिवेश बनाने आए थे, उससे पहले उनके ड्रीम में था कि भारत का कपड़ा अगर हम पहन पाएं, मतलब भारत क्योंकि सिल्क रूट के थ्रू कॉटन डिलीवर करता था यूरोप में, तो ऐसे में उनके लिए बड़ी अमीरी की बात होती थी कि हमने इंडियन कॉटन पहना हुआ है। तो वो इंडियन कॉटन आज भी यूरोपियंस को चाहिए। और अब आप सोचकर देखिए कि कैसा रास्ता अपन लोगों ने ओपन कर लिया है। अच्छा, अब जिस बांग्लादेश का 84% विदेशी मुद्रा का भंडार यही हो, यानी कि जब एक्सपोर्ट से धन आता है और धन में केवल कपड़ा है, तो सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र है और उसको आप कंपटीशन देने जा रहे हैं। 84% विदेशी मुद्रा, 50 लाख रोजगारों के लिए, और विशेष रूप से बांग्लादेश का यह सेक्टर महिला केंद्रित है जो लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसमें अधिकांश महिला भागीदारी करती हैं। इंटरेस्टिंग समझिए, हमारे धागे और अनस्टिच्ड कपड़े से बांग्लादेश में बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लेन जैसे जो ब्रांड्स हैं ये काम करते हैं। बांग्लादेश के अंदर ही कपड़े सिल करके टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लेन और राल्फ लॉरेन जैसे जो अमेरिकी ब्रांड हैं, ये यहां से सिलकर अमेरिका बिकने जाते हैं। इसके अलावा स्वीडन का H&M है, इटली का जियो जॉर्जिया अरमानी है, जर्मनी का ह्यूगो बॉस एंड प्यूमा है, स्पेन की जारा है। ये सब ब्रांड यहां बनकर के वहां बिकने जाते हैं। यानी सिलवाते सब यहां है, ब्रांडिंग यहां पर होती है और बिकते उन बाजारों में है, क्योंकि उनने भी इस काम को आउटसोर्स किया हुआ है सस्ती लेबर के चलते, सस्ते कच्चे माल के चलते, क्योंकि कच्चा माल तो हमारे उद्योग धंधों में बन ही रहा है। तो एक प्रकार से इन लोगों ने केवल ब्रांडिंग से पैसा कमाया हुआ है। देखिए, असली पैसा कमा करके तो ये लोग बैठे हैं, कौन से? जिन्होंने जारा जैसा ब्रांड खड़ा कर लिया, बिलियंस में जिनकी ब्रांड वैल्यू है। अरमानी जैसा ब्रांड, इटली H&M जैसा ब्रांड, ये तमाम ब्रांड्स मिलियंस में, बिलियंस में इनकी वैल्यू है। ये लोग खेलते हैं ब्रांडिंग पे, कच्चा माल बनाकर खुश हैं आप और हम, और उसमें फिलहाल चल रही है लड़ाई। ये एक अलग इशू है, कभी इस पर अलग चर्चा होगी, बातें बाजार की पर करेंगे। खैर, फिलहाल के लिए शेख हसीना की सत्ता जब से हटी है और ये इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं, ये समेट ही नहीं पा रहे हैं कि इनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो लगातार खस्ता हाल होती जा रही है। बांग्लादेश के 80 से 80% तक का जो निर्यात है, जिस पर 11% बांग्लादेश की कुल जीडीपी डिपेंड करती है, उस पर अब भारत ने छेद कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि इस डील से छेद हुआ है, इससे पहले हम खेल खेल चुके हैं। अब आपके दिमाग में शुरुआत में आई हुई लाइन चमक रही होगी फिर से कि सर उसमें तो यह था कि 1 फरवरी तक अगर भारत से कच्चा धागा इंपोर्ट बंद नहीं किया तो हम हड़ताल कर देंगे। वो क्या कहानी है? असल में बांग्लादेश में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर अपैरेल ही है, टेक्सटाइल उनके यहां भी है। होता यह है कि उनका टेक्सटाइल उनकी अपैरेल इंडस्ट्री नहीं खरीदती। ऐसे में टेक्सटाइल वाले धमकी दे रहे हैं कि भारत का टेक्सटाइल ऑलरेडी इतने सस्ते मालों पर उपलब्ध है और भारत विरोधी माहौल चल ही रहा है, तो क्यों ना लगे में लगा भारतीय कपड़े को बैन करवा दें। और कच्चा धागा जैसे ही भारतीय आना बंद होगा तो उनका टेक्सटाइल का धागा बिकना शुरू होगा और वो बिकेगा उनके ही अपैरल इंडस्ट्री को। वो समझदारी करके अपने यहां पर 12,000 करोड़ का जो विदेशी कर्ज उनके ऊपर आ गया भारत के चलते, उसको बाईपास करने के लिए माहौल सरकार पर दबाव का बना रहे हैं। लेकिन मूर्खता इस बात में है कि यह बात उन्हें भी समझ में हो कि यूरोप वालों को इंडियन कॉटन चाहिए, और इंडियन कॉटन अगर बांग्लादेश की जगह भारत से ही सिलकर जाने लगा तो उन्हें $18 बिलियन का सीधा नुकसान होगा। लेकिन राजनीति, सस्ता तरीका, जिसमें वो ये भावना घुसा देंगे कि देखो बांग्लादेश ने भारत से सस्ता धागा खरीदना बंद कर दिया, अब उसको अपने धागे के दम पर आत्मनिर्भर बनना है। ये तरीका भले ही हो, लेकिन भारत ने 0% टैरिफ पर यूरोप में जो अब एंट्री ले ली है वो सीधा उसे कंपीट करेगी। लेकिन अब सवाल है, इससे पहले कि भारत ने ईयू के साथ डील नहीं की थी, उससे पहले भी इनका कपड़ा उद्योग तो संकट में आ गया था। वो कैसे? उसकी कहानी क्या थी? देखो, अनरेस्ट था बांग्लादेश में, सबको पता था। बांग्लादेश का अनरेस्ट भारत के लिए ही नहीं था, विदेशों से भी अगर कोई निवेशक आ रहा है तो उसके लिए भी है, और वो भी इन सब चीजों से पीड़ित है। तो बांग्लादेश के अंदर इस पर्टिकुलर कपड़े के चलते या फिर इस तरह के माहौल के चलते ऑलरेडी गारमेंट इंडस्ट्री पर $400 मिलियन का सदमा लग चुका था, क्योंकि प्रोटेस्ट निवेशकों को आने से रोकता है।
विदेशी निवेशक, H&M जैसी कंपनियां अगर बांग्लादेश में आकर के कपड़ा बनवाना चाहती हैं, तो आदमी तो आएगा ना उनका। उसको भी तो स्थिरता चाहिए उस देश में कि जाऊं तो वहां शांति रहे। वहां का तो प्रधानमंत्री भागा फिर रहा है, तो फिर क्या होगा? दूसरा क्या हुआ, भारत बांग्लादेश के बीच में जिस तरह का बॉर्डर साझा होता है, बांग्लादेशियों ने चाइना का सपना दिखा दिया कि नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए तो आपको वाया बांग्लादेश जाना पड़ेगा। भारत इस बात से चिढ़ गया। भारत ने कहा कि बेटा तुम्हारी इतनी जरूरत, तुमने बॉर्डर पर रहने का यह फायदा उठा लिया कि आप अगर जाना चाहते हो सेवन सिस्टर्स में तो वाया बांग्लादेश जाओगे। ये चीन को चिपका के आ गए मोहम्मद यूनुस। भारत ने कहा सुनो बेटा, ज्यादा दूर मत जाओ। तुम्हें अगर नेपाल को और भूटान को सामान बेचना है तो तुम्हें भारत के लैंड बॉर्डर्स से, लैंड बॉर्डर्स में क्या है कि हम लोगों ने लैंड पे ही कुछ लैंड पोर्ट्स बनाए हुए हैं। लैंड पोर्ट्स बनाए हुए हैं जहां पर व्यापार करके सीधा ट्रक को यहां से भरा और भर के नेपाल बेच दिया, भूटान बेच दिया। भारत ने कहा सुनो, पहले तो तुम्हारा यही सपना यही तोड़ देते हैं। हमने इनके लैंड पोर्ट्स बंद कर दिए इससे नाराज होते हुए, और हमने कहा अगर तुम्हें यहां सामान बेचना है तो सुनो, हम तुम्हारे इंपोर्ट को मना नहीं कर रहे। तुम्हारा कपड़ा सिलकर आएगा और यूं घूम करके मुंबई के अंदर जो नावा शिवा है ना, वहां पर ड्यूटी फ्री रहेगा। तो इनको हमने इनडायरेक्टली इतना घुमा दिया कि अब ये नेपाल भूटान में सामान बेच ही नहीं पा रहे। ऐसे में इनका बाजार भारत ने पहले ही तोड़ दिया था लैंड पोर्ट बंद करके। ये हमने उसी समय कर दिया था कि रेस्ट्रिक्शन है भाई इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश से, और हमने ट्रांसशिपमेंट को पूरी तरह अगस्त अप्रैल में ही रोक दिया था। इनका इलाज धीरे धीरे करके किया जा रहा था। परिणाम क्या निकला? इनके एक्सपोर्ट बाधित होने लगे। भारत ने पोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा करके इनको मना भी नहीं किया और मना भी कर दिया। यह आदेश रहा कि तुम्हें जाना है तो बेटा नावा शिवा होकर के निकलो। अच्छा, अप्रैल में यह खेल हुआ। उसके बाद में इनकी आत्मा जग गई। जुलाई में ये आते हैं और ये बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ लगा देते हैं। बांग्लादेश का 85% व्यापार कपड़ों का है। उसमें से लगभग जो कपड़े बिक रहे हैं 38-40 बिलियन डॉलर के, उनमें से 5-7 बिलियन डॉलर के अमेरिका को बिकते हैं। अमेरिका को बिकते हैं, 35% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ को हमने 25% ही पाया था शुरुआत में, तो भारत 25% टैरिफ पर माइलेज ले गया अमेरिकी बाजार में। हम पर तो बाद में पेनल्टी 25% ही लगी है। तो इनको उस समय वैसे झटका लग गया, 35% का झटका, और अमेरिका ने अब तक इनका ट्रेड रिवर्सल नहीं किया है। बांग्लादेश बेचकर अमेरिका से 8.8 बिलियन डॉलर का व्यापार करके 5-7 बिलियन डॉलर कमाता है, और जिससे भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को 35% का लाभ हुआ। हालांकि यूएस फिलहाल के लिए इनके ऊपर टैरिफ घटाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन असर तो सब चीजों का चलता जा रहा था। फिर काम आता है, कोई भी इंडस्ट्री काम करे उसको बिजली की जरूरत होती है। बांग्लादेश के अंदर कोई भी पावर, यानी कि एक तरह से कहिए जल विद्युत परियोजना का कोई भी केंद्र नहीं है, क्योंकि हाइट पर कोई डैम नहीं है, साथ ही साथ में तीव्र पानी की कोई क्षमता नहीं है। ऐसे में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इनके पास बिजली उत्पादन के नहीं है। प्लेनर है ना, जल के आखिरी तट पर बसा हुआ है। तो ऐसे में इनके यहां पर बिजली उत्पादन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। नदी के मुहाने पर है तो कोयले का क्राइसिस है, बिजली का क्राइसिस है। तो ये बिजली भारत से इंपोर्ट करता है। भारत ने इन्हें बिजली देने से रोक दिया। रुकवाने का काम किया अडानी से। अडानी ने इनकी बिजली काट दी लगभग 60%, यह कहते हुए कि सुनो, पावर का पेमेंट नहीं कर रहे हो, और बिल फाड़ा इन पे कि बांग्लादेशी नहीं चाहते कि अडानी काम करे। जबकि शेख हसीना ने पूरी तरह सुनिश्चित करते हुए, शेख हसीना बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी पीएम थी, उन्होंने बांग्लादेश में पूरे टाइम बिजली बनी रहे तो पहले अडानी से पूरी टाइम बिजली का पावर प्लांट लगवा लिया। साथ ही साथ भारत से सस्ता यार्न मंगवा लिया ताकि वो बना के कपड़ा वहां से आगे बेच सके। भारत ने बिजली रोक दी, भारत ने आगे चल के ट्रेड रोक लिया, पानी पर संकट खड़ा कर ही रखा है। इससे क्या हुआ कि इनकी इंडस्ट्रीज को दिक्कत होने लगी। तो अडानी का जो झारखंड लिमिटेड के अंदर पावर पावर झारखंड लिमिटेड जो था, उसका बिल बकाया होने पर इन्होंने बिजली काट ली। बिजली कटी तो काम अटक गया। इसके बाद में पाकिस्तान की एंट्री होती है, जो खुद तो डूबे थे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इन्होंने इनको ऑफर किया कि सुनो, आप ना भारत पोर्ट नहीं दे रहा तो क्या हमारे पास चले आओ। इतने बड़े अकल के अंधे हैं, इन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि भारत के पोर्ट नेपाल भूटान के लिए जरूरी हैं।
इनने कहा क्या हुआ, हम आपको चाइना और सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता देंगे। अरे उनका व्यापार ही नहीं है, चाइना तो खुद कपड़े बेचता है अकल के अंधों, सेंट्रल एशिया इनके कपड़े खरीदता नहीं है। तुम क्या सपने दिखा रहे हो, खुद का समेट लो। पाकिस्तानियों के हालत इतने खराब हैं कि अभी जनवरी का रिपोर्ट अगर आप देखें तो इनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस महीने में 44% बढ़ा है। रिपोर्ट देखिए तो पिछले महीने के कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं, नवंबर 2025 वर्सेस नवंबर 2024 का, जिसमें पहले इनके एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट में इंपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट घटे, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ, $700 मिलियन का खुद का ट्रेड घाटा बढ़ गया। ये इनको सलाह दे रहे हैं कि सुनो तुम आकर के चाइना को सामान बेच दो। इकोनॉमिस्ट बताए बेचारे। अब ये इकोनॉमिस्ट फिलहाल के लिए रेडीमेड गारमेंट को लेकर के फिलहाल कंफ्यूज हैं कि अब मैं करूं क्या, उन कपड़ों को कैसे बेचूं, क्योंकि भारत इनको पनाह दे करके इनसे सारे ट्रिक सीख रहा है कि बताओ बांग्लादेश को कैसे इंटरनली तोड़ा जाए। कोई भी देश पैसे से चलता है। भारत को पता है कि उसका पूरा धंधा एक्सपोर्ट पर केंद्रित है, कपड़े पर केंद्रित है, तो कपड़े को ध्यान में रखकर ईयू के साथ में डील मचा दी, जिसके चलते इनके खेला हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको यह बात समझ में आ गई हो कि बांग्लादेश का जो 78% यार्न भारत से जा रहा था, अब वो यार्न खुद अप्रैल में बदल करके बिकेगा यूरोप में जाकर के, जिससे भारत को एक बड़ा बाजार मिलेगा। फिलहाल इनके यहां के मिल मालिक कह रहे हैं कि एक तो सर ड्यूटी फ्री आयात बंद कर दो भारत से, जो कि बिल्कुल गलत फैसला बांग्लादेश के लिए होगा, लेकिन हां बांग्लादेश सोचता है कि इससे कम से कम उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बची रह जाएगी। दूसरा बोले सस्ती गैस हमें दिलवा दो, हमें टैक्स में छूट दे दो, बैंक लोन में ब्याज दर में साथ दे दो, और सर सरकार के साथ बातचीत करके थोड़ा सेक्टर के लिए काम करो। कुल मिलाकर खेला होवे। हां, इससे फर्क क्या पड़ेगा, हो सकता है भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश के साथ थोड़ा कम होगा, लेकिन हम उसको काउंटर कहां से कर जाएंगे, यूरोपियन यूनियन से कर जाएंगे। कुल मिलाकर भारत 2030 तक 9 लाख करोड़ के निर्यात के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बात में भारत की सरकार की मंशा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से आपको दिखाई देती है, जो 2030 में $100 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट लेकर बैठी है। ऐसे में हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य हैं, इनके ऊपर ग्रोथ एवेन्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। उदाहरण के लिए पिछले साल का आंकड़ा है कि भारत का टेक्सटाइल ग्रोथ जो है वो नवंबर में लगभग 9.5% के हिसाब से ग्रो किया था। ऐसे में जब भारत इतनी बड़ी ट्रेड डील कर चुका हो, भारत अब तक 22 एफटीए कर चुका है, और अब सबसे बड़ा एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है ईयू के साथ, इसका हमें लाभ होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो टेक्सटाइल है उसने साफ साफ कहा है कि हमारा टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर इस डील से बड़ा फायदा पाएगा, क्योंकि हमें लगभग जीरो ड्यूटी के ऊपर यूईयू का 240 या $263 बिलियन का बाजार एकदम खुला मिलने वाला है। इस बात को खुद पीयूष गोयल जी के बयान में भी आप सुन सकते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझसे लोग पूछा करते थे कि बांग्लादेश हमसे आगे कैसे है कपड़ा निर्यात में, तो हम उनको कैसे बताते कि उन्होंने ड्यूटी फ्री एक्सेस लिया हुआ है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर वो आगे चले जाते हैं। अब हमने डील ही कर ली, और डील कर ली, और हमारा कपड़ा हम अगर बेचने निकलेंगे तो बड़ा बाजार पा जाएंगे। तो साहब कुल मिलाकर के भारत ने किसी के अर्थशास्त्र को तोड़ करके पूरी तरह का शास्त्र इनका बिगाड़ दिया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करिए। हमारी पुस्तकों के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर पहुंचिए, वहां पर हमारी एक बहुत ही प्यारी पुस्तक आई है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया है। आप जाकर उसका ऑर्डर बुक कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, उन्हें पढ़िए और बिल्कुल आनंद में भर जाइए। धन्यवाद।